from today onward we'll start a fresh topic, that is the nucleus. आज से ही हम यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द न्यूक्लियस। इनफैक्ट यह जो चैप्टर है फिजिक्स का भी, फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी आता है। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स का यह चैप्टर है और फिजिक्स में हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, और केमिस्ट्री में न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस से रिलेटेड फिजिक्स के कंसेप्ट समझते हैं और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस से रिलेटेड केमिस्ट्री के कंसेप्ट समझते हैं। मगर इन दोनों चैप्टर को दो अलग अलग दो बार में पढ़ाने के बजाय मैं एक साथ एक ही बार में पढ़ा रहा हूं। न्यूक्लियर फिजिक्स अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, दोनों को एक साथ ही पढ़ाऊंगा अंडर द हेडिंग द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस पढ़ते समय हम न्यूक्लियस से रिलेटेड फिजिक्स भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियस से रिलेटेड केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और न्यूक्लियस से रिलेटेड मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। सारी चीजें हम इधर एक साथ एक ही बार में पढ़ के कवर करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको चैप्टर सुनते समय, समझते समय काफी मजा आएगा। यू विल एंजॉय दैट चैप्टर, क्योंकि इसमें एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एस्पेक्ट भी है और आज के समय इन मॉडर्न डे इट हैव गॉट ह्यूज एप्लीकेशन। आप अच्छी तरह से जानते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का जो प्रयास है वह हिंदुस्तान में भी पूरे जोरों पर है। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड के लगभग सभी देशों में इस समय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर वर्क चल रहा है। रिसर्च और डेवलपमेंट सबसे अधिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर ही चल रहा है। इट्स बिकॉज इट्स अ कंप्लीट एंड परमानेंट सॉल्यूशन टू एनर्जी क्राइसिस। आज के समय जो ऊर्जा की कमी है, जो एनर्जी की क्राइसिस है, बिजली की जो कमी है, जो बिजली आए दिन जाती रहती है सिर्फ इस वजह से कि बिजली की पैदावार ही उतनी नहीं है, शायद उस समस्या का सबसे बेहतरीन और सबसे इफेक्टिव जो सॉल्यूशन है वह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ही है। यदि न्यूक्लियर रिएक्टर्स हर जगह पर लग जाएं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स से एनर्जी मिलने लगे, तो कभी भी एनर्जी की कमी नहीं होगी, कभी भी शायद बिजली गुल नहीं होगी। तो इसीलिए इट्स अ हॉट टॉपिक। सिंस इट्स अ बर्निंग टॉपिक, इट हैड बीन ऑब्जर्व्ड कि हर एक एग्जामिनेशन में इस टॉपिक पर से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव अवश्य आते हैं। आप चाहे बात करो आईआईटी जेई की, चाहे आप बात करो एआईट्रिपल की, चाहे किसी भी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, हमने यह देखा है कि प्रायः द न्यूक्लियस चैप्टर पर से कम 2 ऑब्जेक्टिव और कई बार 3 या 4 ऑब्जेक्टिव भी देखे गए। इसका मतलब चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, एक गारंटेड वेटेज है। आप यह समझो कि मैंने 2.5 घंटे के 6 लेक्चर्स रखे हैं। मैं इन 6 घंटे में, इन 6 लेक्चर्स में लगभग आईआईटी जेई में आने वाले 2 सवाल तैयार करवा दूंगा, एआईट्रिपल में आने वाले 2 सवाल तैयार करा दूंगा। बहुत कम समय हम पढ़ रहे हैं और काफी अच्छा वेटेज दिख रहा है। देखिए, इट्स ऑल स्टार्टेड व्हेन डाल्टन सजेस्टेड हिज थ्योरी रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर। कोई सा भी मैटर कैसे बना हुआ है, जैसे कि अभी हम बात करें चौक, तो ये चौक कैसे बना हुआ है। इस चौक के यदि मैं छोटे छोटे हिस्से करते जाऊं, छोटे छोटे भाग में इसको तोड़ता जाऊं, तो जो मुझे सबसे छोटा यूनिट मिलेगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, वो कैसा होगा, वो क्या होगा, वो किस तरह का होगा, कैसा दिखता होगा। यह सवाल काफी समय पहले दिमाग में आया और इस सवाल का सबसे पहली बार जवाब दिया था डाल्टन ने। व्हेन डाल्टन सजेस्टेड हिज थ्योरी रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ मैटर, डाल्टन ने कहा था
द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है। एटम कांट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता, एटम के फर्दर छोटे पार्टिकल नहीं करे जा सकते। एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट के सभी एटम एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। अलग अलग एलिमेंट की यदि हम बात करें तो अलग अलग एलिमेंट के एटम भी अलग अलग तरह के होंगे। एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एक ही एलिमेंट के एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे O2, Cl2, N2। एक ही एलिमेंट के एटम में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। ऐसा डाल्टन ने अपनी थ्योरी सजेस्ट करी थी। डाल्टन ने एटम को सबसे छोटा पार्टिकल बताया और एटम को कैरेक्टराइज करने के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर बताया, दैट इज द एटॉमिक वेट। एटम कैन बी कैरेक्टराइज्ड एंड एटम कैन बी डिफरेंशिएटेड ओनली बाय इट्स वेट। अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग तरह के होंगे तो उनका वजन अलग अलग तरह का होगा और हम एटम का वजन देखकर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे दूसरे एटम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा डाल्टन ने कहा था। कहते हैं कि डाल्टन के इस थ्योरी को देने से काफी पहले ही हिंदुस्तान के एक महात्मा ने, एक संत ने इसी तरह की थ्योरी दी थी। हम उन्हें कनद ऋषि कहते हैं कनद ऋषि ने भी कुछ इसी तरह की थ्योरी दी थी, मगर कनद ऋषि को इस थ्योरी का श्रेय कभी नहीं दिया गया, उसका क्रेडिट कभी भी कनद ऋषि को नहीं दिया गया। ही वॉज नेवर रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि कनद ऋषि ने ऐसी कोई बात कही थी, उसके कोई ठोस, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। मगर फिर भी हम कहते हैं, हम मानते हैं कि कनद ऋषि ने यह थ्योरी डाल्टन से काफी पहले दी थी। और कनद ऋषि ने इसी थ्योरी को कुछ इन भाषाओं में लिखा था, कुछ इस तरह से कहा था कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। मीन्स इट्स जस्ट अ ट्रांसलेशन ऑफ द सेम स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। कनद ऋषि ने एटम को परमाणु कहा था और वही बात कही थी कि पदार्थ का सबसे छोटी इकाई परमाणु। अलग अलग पदार्थ के परमाणु अलग अलग तरह के हैं और एक ही पदार्थ के परमाणु एक जैसे होंगे। ये वही बात है जो हमने कहा, एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। कनद ऋषि ने कहा था परमाणु को विभाजित नहीं करा जा सकता, परमाणु को आप और डिवाइड नहीं कर सकते। इट्स द सेम स्टेटमेंट, एटम कांट बी फर्दर डिवाइडेड। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, एक ही पदार्थ के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। ये वही बात है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और अलग अलग पदार्थ के परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। ये वही बात है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। कनद ऋषि एटम को परमाणु कहते थे, मॉलिक्यूल को अणु कहते थे, कंपाउंड को यौगिक कहते थे। बात वही कही, सिर्फ भाषा का ही फर्क है, कंसेप्ट और थ्योरी सब कुछ वही है। मगर हिंदुस्तान में हम लोग तो इस बात को मानते हैं। इंटरनेशनली यदि हम बात करें तो कनद ऋषि को कभी भी रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। इस थ्योरी का पूरा श्रेय डाल्टन को ही दिया गया है।
ऑल्दो डाल्टन की यह थ्योरी काफी लंबे समय तक चलती रही, अनटिल एंड अनलेस पहली बार जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब बनाया और उस कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रेस निकाल के दिखा दी और यह साबित कर दिया कि इन कैथोड रेस में पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उन पार्टिकल्स का कुछ मास है और उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहा जा सकता है। जे थॉमसन ने अपनी कैथोड रे ट्यूब के द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। न केवल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी बल्कि यह भी साबित कर दिया कि यह इलेक्ट्रॉन एटम से भी छोटे हैं, यह इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही रहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर से ही बाहर निकाला गया है, यह एटम के ही हिस्से हैं। जे थॉमसन ने साबित कर दिया कि डाल्टन की थ्योरी गलत है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम के अंदर ही पाए जाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जा सकता है, उन्हें एटम से बाहर निकाला जा सकता है। एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड। जे थॉमसन की इस डिस्कवरी के साथ ही डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई, डाल्टन की थ्योरी गलत साबित हो गई। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं, जे थॉमसन के इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर देने के बाद गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन डिस्कवर कर दी। गोल्डस्टेन ने साबित कर दिया कि एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते बल्कि प्रोटॉन भी होते हैं, एटम के अंदर ही पाए जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एटम से छोटे होते हैं, इनका कुछ मास होता है। गोल्डस्टेन ने जब प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी तो लगभग यह पूरी तरह से साबित हो गया कि डाल्टन की थ्योरी गलत है। Full and final blow to Dalton's theory was the discovery of neutron by James Chadwick. जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी तो यह डाल्टन की थ्योरी में लास्ट फुल एंड फाइनल लास्ट आघात था। इसके बाद डाल्टन की थ्योरी मानने का तो सवाल ही नहीं है। चैडविक ने भी साबित कर दिया कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स है, एटम के अंदर ही मिलते हैं, एटम से भी छोटे पार्टिकल है। यह साबित हो गया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम को डिवाइड करा जा सकता है, एटम को विभाजित करा जा सकता है, एटम के अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब एक नया सवाल सामने खड़ा हो गया। नया सवाल यह था कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, एटम के अंदर ही होते हैं, एटम से छोटे होते हैं, मगर इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एटम के अंदर एग्जैक्ट अरेंजमेंट किस तरह से होता है, हाउ दिस पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन एटम, व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की आखिर बनावट किस तरह की है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर एक दूसरे के साथ में रहते हैं। अगला सवाल यह था। निश्चित उस समय जे थॉमसन की काफी अधिक चर्चा थी क्योंकि यह सारी बात जे थॉमसन के इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर करने से ही चालू हुई। सबसे पहली बार सवाल शायद जे थॉमसन से ही पूछा गया कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, मगर आखिर एटम में कैसे रहते हैं। जे थॉमसन ने उस समय एक बात सोची, देयर लाई सिमेट्री इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में एक सिमेट्री है। जे थॉमसन से जब यह सवाल पूछा गया तब शायद वह तरबूज खा रहा होगा या सेव फल खा रहा होगा, या वो प्लम, एक फल होता है प्लम,
वह खा रहा होगा, उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं। उसको खाते खाते उसका दिमाग चला कि पूरा यूनिवर्स जो है उसमें एक सिमेट्री है। सन स्फेरिकल है, गोल है, अर्थ भी स्फेरिकल है, अर्थ भी गोल है, मून भी स्फेरिकल है, गोल है, ये तरबूज जो मैं खा रहा हूं ये भी स्फेरिकल गोल है। इसका मतलब कोई सी भी चीज जो अपने आप बन रही है, अपने आप ऑटोमेटिकली कोई शेप ले रही है, तो बाय डिफॉल्ट वो जनरली स्फेरिकल शेप लेती है। सन को भी किसी ने बनाया तो नहीं है, अपने आप ही बना है नेचर में, और उसने अपना गोलाकार ले लिया, स्फेरिकल शेप ले लिया। अर्थ भी किसी ने बनाई तो नहीं है, अपने आप बनी है और उसने स्फेरिकल शेप ले लिया। मून भी किसी ने बनाया तो नहीं है, मगर उसने स्फेरिकल शेप ले लिया। तरबूज भी अपने आप ही नेचर में बनता है, पैदा होता है, और वो भी स्फेरिकल शेप ले रहा है। मतलब इस संसार में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज अपने आप स्पॉन्टेनियसली यदि कोई चीज बनती है तो वो स्फेरिकल शेप ले लेती। उसने कहा हो ना हो, ये जो एटम है ये भी तो अपने आप ही बन रहा है, कोई बना थोड़ी ना रहा है। एटम भी निश्चित स्फेरिकल शेप का ही होना चाहिए, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। इस यूनिवर्स में एक सिमेट्री प्रिंसिपल ऑब्जे होता है। उसने कहा कि निश्चित एक एटम को एक तरबूज के माफिक होना चाहिए। जिस तरह से तरबूज में छोटे 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 बीज होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एटम के अंदर छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे, जो एटम के अंदर बीच बीच में जगह जगह पर फंसे हुए होते होंगे। जिस तरह से तरबूज के बीच में लाल लाल गूदा होता है, मीठा होता है, रसीला होता है, जिसे हम खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एटम के अंदर बीच में उन इलेक्ट्रॉन्स को कवर करे हुए ढेर सारे प्रोटॉन्स होते होंगे। और जिस तरह से तरबूज में चारों तरफ एक हार्ड खोल होती है, कवरिंग होती है, व्हाइटिश और ग्रीनिश कलर की जो खोल होती है, जिसको हम काट के फेंक देते हैं, जिसे हम खाते नहीं है मगर गाय खाती है, बिल्कुल उसी तरह से एटम के चारों तरफ न्यूट्रॉन्स होते होंगे, जो एटम को सुरक्षा देते होंगे, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सुरक्षित बनाए रखते, उसको कवर करके रखते होंगे। इस तरह से एटम निश्चित एक तरबूज के माफिक होता होगा। J.J. Thomson suggested plum pudding model. This is called plum pudding model. इसे J.J. थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल कहा, क्योंकि ये प्लम जो फल होता है वो बिल्कुल इसी तरह से होता है, प्लम पुडिंग मॉडल। J.J. थॉमसन ने अपने इस मॉडल को सजेस्ट करने के लिए किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, किसी तरह का कोई प्रयोग, कोई एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में जाके कोई काम नहीं करा। ये तो सिर्फ उसके एक मन का विचार था। उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए तो बहुत मेहनत करी थी, बहुत लेबोरेटरी में गया था, खूब एक्सपेरिमेंट करे थे और खूब मेहनत करके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। मगर उस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर देने के बाद मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट करने के लिए उसने कोई मेहनत नहीं करी, सिर्फ एक यूनिवर्स में एक सिमेट्री प्रिंसिपल को सोचा, और सिमेट्री प्रिंसिपल को सोचकर उसने कह दिया कि एटम प्लम पुडिंग मॉडल में होता होगा, तरबूज के समान होता होगा। और लगभग 100-150 साल तक J.J. थॉमसन का यह मॉडल चला। 100-150 साल नहीं मगर एक लंबे समय तक चला। J.J. थॉमसन की यह बात सभी लोग मानते रहे, सभी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स इसी J.J. थॉमसन के मॉडल को पढ़ाते, समझाते और सिखाते रहे। जितने भी कॉलेज थे, जितने भी कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली जो पाठ्य सामग्री, तो स्टडी मटेरियल था, उसमें J.J. थॉमसन की इस थ्योरी को सिखाया, समझाया जाता था। अब इसी दौरान हेनरी बैक्वेरल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी।
रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करने के बाद हेनरी बैक्वेरेल ब्लड कैंसर से मर गया। उसको मरते समय उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका था और वह जो रेडियो एक्टिविटी और उसकी डिस्कवरी थी वह काफी चर्चा का विषय बन चुकी थी कि हेनरी बैक्वेरेल ने कोई सब्सटेंस डिस्कवर कर दिए हैं और वो सब्सटेंस बेहद खतरनाक, बेहद घातक रेडिएशन एमिट करते हैं, दे आर वेरी मच डेंजरस। और इतनी डेंजरस रेडिएशन है कि कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए भी यदि हमारी बॉडी पर इंसिडेंट हो जाए तो हम बुरी तरह से जल जाते हैं, बुरी तरह से झुलस जाते हैं और 1, 2 या 4 महीने में ही मौत निश्चित होती है। इस तरह की रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना को, इस तरह के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हेनरी बैक्वेरेल ने डिस्कवर कर दिया था और प्रयास चल रहे थे कि किस तरह से इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेडिएशन को रोका जाए, किस तरह से इनको कंट्रोल करा जाए, किस तरह से इनसे होने वाले नुकसान से बचा जाए। और उन प्रयासों में यह भी पता लग चुका था कि यदि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेड बॉक्स में बंद करके रख दें, 8 से 10 सेंटीमीटर मोटे लेड बॉक्स बनाए जाए और उनके अंदर यदि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को बंद करके रख दें तो उनसे निकलने वाली रेडिएशन से बचा जा सकता है। फिर उनसे निकलने वाली रेडिएशन हम तक नहीं पहुंच पाती है, नुकसान नहीं पहुंचा पाती। रदरफोर्ड भी एक उसी समय, उसी समकालीन साइंटिस्ट था, प्रोफेसर था, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता था और वह भी इसी प्रयोग में लगा हुआ था। उसका भी एक्सपेरिमेंट और उसका टॉपिक सेम था। वह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को स्टडी कर रहा था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस एमिट करती हैं, बेहद खतरनाक रेडिएशन से, वह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली अल्फा रेडिएशंस को स्टडी कर रहा था और वो यह समझना चाह रहा था कि इन अल्फा रेस को, इन अल्फा पार्टिकल्स को कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल करा जा सकता है। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट और उसके सेटअप को हम सबसे पहले देखते हैं और उसके कंक्लूजन को समझते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सेटअप। रदरफोर्ड ने एक लेड का बना हुआ बॉक्स लिया। इस तरह का कुछ बॉक्स है, लेड से बना हुआ है। यह बहुत भारी बॉक्स होता है। लेड मेटल काफी भारी है, लेड का बना हुआ है और इसकी वॉल की थिकनेस है 8 से 10 सेंटीमीटर। इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप का बॉक्स है, सिलेंड्रिकल शेप का बॉक्स है। चारों तरफ वॉल की थिकनेस 8 से 10 सेंटीमीटर है, पीछे भी, आगे भी, हर तरफ। और इस लेड बॉक्स में बीच में एक कैविटी है। इस कैविटी के अंदर अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसके अंदर यह जो है अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसके अंदर है। अल्फा एक्टिव का मतलब है कि अल्फा रेडिएशंस, अल्फा पार्टिकल्स एमिट करने वाला सब्सटेंस। यह एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो अल्फा रेडिएशंस एमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल्स एमिट करेगा। अब खास बात, इससे निकलने वाली रेडिएशन कहीं और से तो बाहर निकल ही नहीं सकती है,
क्योंकि लेड बॉक्स जो 8 से 10 सेंटीमीटर मोटा है वह इससे निकलने वाली रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देगा। मगर इधर हमने एक पिन होल छोड़ रखी है, यह पिन होल 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी है। इस सब्सटेंस से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स स्पिन होल के थ्रू बाहर आ सकते हैं। वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होंगे और फाइनली गाइडेड, फाइनली डायरेक्टेड एक अल्फा रेडिएशंस की हमको बीम मिल सकेगी। अब इसके बाद उसने क्या करा, इधर एक सेटअप बनाया। कुछ इस तरह का सेटअप। अब इस जगह पर वह अलग अलग तरह की फॉइल रखता था। कभी वह गोल्ड फॉइल रखता था, कभी वह सिल्वर फॉइल रखता था। इस जगह पर फोटोग्राफिक प्लेट उसने चिपका दी। इधर एक फोटोग्राफिक प्लेट है, इधर भी एक फोटोग्राफिक प्लेट है और इधर भी एक फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? फोटोग्राफिक प्लेट जो हम पहले कैमरे आते थे कि नहीं, कोनिका, कोडैक, उसमें जो रोल डालते, दैट रोल इज अ फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म की एक खास बात होती है कि जब उस पर कोई हाई एनर्जेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो काली पड़ जाती है। यदि फोटोग्राफिक प्लेट काली पड़ जाए इसका मतलब कि उस पर एनर्जेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हुई है। इसीलिए वो जो कैमरे की रोल थी वो काली डीबिया में देते हैं, वो ब्लैक कलर की बॉक्स होती है उसके अंदर देते हैं और उसको हम कैमरे में लोड कर देते हैं। जैसे ही शटर खुलता है सामने जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो फोटोग्राफिक प्लेट एकदम से काली पड़ती है और आपका फोटोग्राफ उसमें आ जाता है। इस तरह की फोटोग्राफिक फिल्म इधर भी चिपका दी गई है और इधर भी चिपका दी गई है। अब इस फोटोग्राफिक फिल्म पर किसी भी तरह की रेडिएशन यदि इंसिडेंट होगी तो वो एकदम से दिखने लगेगी। इस जगह पर उसने गोल्ड फॉइल, कभी गोल्ड फॉइल रखी, कभी एल्यूमिनियम की फॉइल, कभी सिल्वर की फॉइल। गोल्ड फॉइल भी रखी, रख कर देखी, एल्यूमिनियम फॉइल भी और सिल्वर की फॉइल भी। जो वरक होती है, चांदी की वरक, सोने की वरक, बिल्कुल पतली सी लेयर इधर उसने बना दी। इस तरह का रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। अब अल्फा एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा रेडिएशंस आएंगी, इससे टकराएंगी और इधर भी फोटोग्राफिक फिल्म में, इधर भी फोटोग्राफिक फिल्म में हम यह देखेंगे कि इन अल्फा रेडिएशंस का जब ये गोल्ड फॉइल सिल्वर फॉइल से टकराती है तो इन पर क्या फर्क पड़ता है। अब उसने क्या देखा, ठीक इस जगह पर ढेर सारे काले धब्बे बन गए। गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करते हुए ढेर सारे काले धब्बे इस फोटोग्राफिक प्लेट पर बने हुए दिखे और खास बात, कुछ काले धब्बे इस तरह से डिविएटेड भी थे और कुछ काले धब्बे इस तरह से रिबाउंड होकर भी बने। उसने प्रिसाइसली स्टैटिस्टिकली कैलकुलेशन करने के लिए काउंट करे कि कितने धब्बे हैं। उसने क्या देखा कि ठीक सामने जहां पर पिन होल है उसके ठीक सामने जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनकी वजह से बनने वाले धब्बे, काले धब्बे यदि 20,000 है, इधर यदि 20,000 डॉट्स हैं तो इस तरह से डिविएटेड भी लगभग 100 डॉट्स हैं और रिबाउंड होकर 1 डॉट है। रिबाउंड होकर
जो पार्टिकल टकरा रहे हैं उसकी वजह से भी एक डॉट है। इसका मतलब 20,000 में से 100 अल्फा पार्टिकल तो अपने रास्ते से डिविएट हो गए, पथभ्रष्ट हो गए और पथभ्रष्ट होकर कहीं इधर जाके टकराए, और 20,000 में से एक पार्टिकल रिबाउंड हुआ, मतलब 200 में से एक पार्टिकल डिविएट हुआ और 20,000 में से एक पार्टिकल रिबाउंड हुआ। यह रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व करा। दिस वॉज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सेटअप एंड, नहीं ये वाला कलर है, मुझको ब्राइट येलो चाहिए था, कोई बात नहीं, कोई बात ना। दिस वॉज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सेटअप एंड दिस वॉज ऑब्जर्वेशन। ये रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व करा था। नाउ दिस वॉज रियली अ रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट, अ रिवॉल्यूशनरी ऑब्जर्वेशन। यह एक्सपेरिमेंट अपने आप में एक क्रांति था और इसमें जो देखा गया वो भी अपने आप में एक क्रांति था, क्योंकि अभी तक जो बातें चली आ रही थी, अभी तक जो जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल चला आ रहा था, उस पर सवाल खड़ा हो जाता है। अब जरा सोचिए, सचमुच में यदि एटम तरबूज के माफिक होता तो ये जो गोल्ड फॉइल आपको दिख रही है, ये जो गोल्ड फॉइल दिख रही है, इसमें एक तरीके से ढेर सारे इस तरह से तरबूज रखे हुए होते। ढेर सारे तरबूज आपको रखे हुए दिखते। फिर तो एक छोटी सी फॉइल में आपको इस तरह से अब जरा सोचिए, यदि ढेर सारे तरबूज इस तरह से रख दिए जाए और यदि आप एक रिवॉल्वर से उसमें फायरिंग करो, बुलेट फायर करो, तो क्या होएगा? या तो वो सारी बुलेट तरबूज के अंदर जा जाके उसके अंदर धंस जाएंगी, कहीं ना कहीं फंस जाएंगी, वो तरबूज को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, या वो सारी बुलेट टकराकर तरबूज से लौटेंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि अधिकतर बुलेट उन सब तरबूज को भेजते हुए बिल्कुल सीधा सीधा ट्रेवल करते हुए बिल्कुल पीछे जाके कहीं टकराए? ऐसा तो नहीं हो सकता। अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराकर उन अल्फा पार्टिकल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते बिल्कुल सीधे सीधे चलते चले जा रहे हैं, जैसे कि उनको रास्ते में कोई मिला ही नहीं, जैसे वो किसी से टकरा ही नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे चलते चले गए, जबकि बीच में गोल्ड फॉइल आई है, उस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करते हुए बिल्कुल सीधे निकल गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? 200 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से भटक भी गए, मगर कोई बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 200 में से एक। इधर 20,000 डॉट है, तो मात्र 100 डॉट दिख रहे। 100 अपॉन 20,000, 1/200। 200 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से भटक गया, डिविएट हो गया, और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ही रिबाउंड हुआ है। जो अल्फा पार्टिकल टकरा के लौटने वाला हो तो मात्र 20,000 में से एक है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? रदरफोर्ड ने सबसे पहले कहा, प्लम पुडिंग मॉडल तो हो ही नहीं सकता। प्लम पुडिंग मॉडल यदि होता तो यह ऑब्जर्व नहीं हो सकता। अब रदरफोर्ड ने आगे सोचना चालू करा, तो फिर वास्तविकता क्या होगी? रदरफोर्ड ने कहा कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स सीधा सीधा ट्रेवल करते चले जा रहे हैं, अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स दैट एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैकेंट स्पेस। एटम मस्ट कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैकेंट स्पेस। एटम में खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस बहुत अधिक होना चाहिए, और उन एम्प्टी स्पेस से टकराते हुए और उन एम्प्टी स्पेस से पास होते हुए अधिकतर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा सीधा निकल जा रहे हैं।
200 में से एक अल्फा पार्टिकल का डिविएट हो जाना, ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका मतलब है एटम के अंदर कोई हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रही होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब एटम के अंदर भी कोई हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रही होगी, और उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के करीब से जब यह अल्फा पार्टिकल पास हो रहा होगा तो उन दोनों में रिपल्शन हुआ होगा, और उस रिपल्शन की वजह से भटक गया होगा, अपने रास्ते से डिविएट हो गया होगा। 20,000 में से एक डॉट, एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड क्यों हुआ होगा? इसका मतलब है रदरफोर्ड ने कंक्लूड करा कि वो जो हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो काफी मासिव भी रही होगी, काफी भारी रही होगी, और काफी छोटी रही होगी। तो सीधा सीधा यदि कोई अल्फा पार्टिकल उससे टकराया होगा तो रिबाउंड हो गया होगा। इतनी बात सोचते से ही रदरफोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई। सबसे पहली बार रदरफोर्ड ने न्यूक्लियाई शब्द का इस्तेमाल करा। रदरफोर्ड ने कहा एटम के अंदर निश्चित एक न्यूक्लियाई होता होगा। इस न्यूक्लियाई में निश्चित सारे सारे प्रोटॉन रहते होंगे, और सारे सारे न्यूट्रॉन्स रहते होंगे। सारे सारे प्रोटॉन के होने से यह हेवीली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा, सारे सारे न्यूट्रॉन के होने से यह काफी मासिव, काफी भारी भी होगा। दिस न्यूक्लियाई मस्ट बी नेग्लिजिबल इन साइज। इलेक्ट्रॉन निश्चित इस न्यूक्लियाई से बाहर रहते होंगे और काफी दूर दूर तक फैले हुए रहते होंगे। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी द साइज ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी दूरी पर फैले हुए हैं, हम एटम को उतना ही बड़ा कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे छोटे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और काफी दूर दूर पर फैले हुए। एटम के मुकाबले यह न्यूक्लियाई नेग्लिजिबल साइज का है। एटम के मुकाबले यह न्यूक्लियाई नेग्लिजिबल साइज का है। अब उसने क्या कहा कि ये जो ढेर सारे अल्फा पार्टिकल है जो हमने गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट करवाए, ये ढेर सारे अल्फा पार्टिकल है, स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियाई से काफी दूर दूर ट्रेवल कर रहे हैं, इन पर तो न्यूक्लियाई का कोई असर नहीं है। अधिकतर अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियाई से काफी दूर ट्रेवल कर रहे हैं, इन पर न्यूक्लियाई का कोई असर नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा ट्रेवल करते चले जा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियाई काफी छोटा है। और इलेक्ट्रॉन इन अल्फा पार्टिकल्स की मोशन पर कोई फर्क नहीं डालेंगे। इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाने से अल्फा पार्टिकल्स की मोशन पर इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले इलेक्ट्रॉन काफी छोटे हैं। इतने छोटे पार्टिकल अल्फा पार्टिकल की मोशन पर कोई फर्क नहीं डालेंगे। अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए। ये तो वहां 20,000 अल्फा पार्टिकल हैं जिनकी वजह से 20,000 डॉट्स हैं, और जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियाई के काफी करीब से पास हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियाई के पास भी पॉजिटिव चार्ज है। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियाई के काफी करीब से गुजर रहे हैं, न्यूक्लियाई की वजह से इन्हें रिपल्शन मिल रहा है।
और इस रिपल्शन की वजह से यह अपने रास्ते से ऐसे डिविएट हो जा रहे हैं और जो अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा न्यूक्लियस से जाकर टकरा रहे हैं, न्यूक्लियस इतना भारी है, इतना वजनी है कि वह अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो गए। इस तरह से 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो गया। इसलिए रिबाउंड हो गया क्योंकि यह अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से टकराया, जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, जो कि काफी भारी है और जो कि एटम के मुकाबले काफी छोटा है। इसलिए यह भारी बॉडी से, जैसे ये चॉक यदि बिल्कुल भारी बोर्ड से टकरा जाए तो बोर्ड का क्या होना है? कुछ नहीं होना है, चॉक रिबाउंड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराया तो न्यूक्लियस बहुत भारी है, न्यूक्लियस का कुछ नहीं होना है, अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो गया। मगर चूंकि ये काफी छोटा है इसलिए बाकी सारे अल्फा पार्टिकल के साथ ऐसा नहीं हुआ, मात्र 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल के साथ ऐसा हुआ। और जो अल्फा पार्टिकल इसके करीब से गुजर रहे हैं, चूंकि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन हुआ और 200 में से एक अल्फा पार्टिकल इस तरह से करीब से गुजरेंगे और वह पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सिव फोर्स की वजह से रिबाउंड हो जाएंगे, वो डिविएट हो जाएंगे और उनके डिविएशन की वजह से इस तरह से डिफ्लेक्टेड यह डॉट्स दिखने लगेंगे और अधिकतर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए, क्योंकि एटम में लार्ज वैकेंट स्पेस है। इन अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते में यदि कोई इलेक्ट्रॉन आ भी गए तो इन इलेक्ट्रॉन के आने से अल्फा पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं, इतने हल्के हैं कि अल्फा पार्टिकल तो इन इलेक्ट्रॉन को ही भगा के ले जाएंगे अपने साथ। इलेक्ट्रॉन इन पर कोई असर नहीं डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर असर डालेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ खींच के ले चलेंगे। रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह बात कंक्लूड करी और अपने इस कंक्लूजन में रदरफोर्ड ने सबसे पहली बार न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस को सजेस्ट करा। रदरफोर्ड वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंसेप्चुअलाइज, टू सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट को एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं फिजिक्स की हिस्ट्री में, फिजिक्स के इतिहास में। रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। टर्निंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट से सबसे पहली बार समझ में आया कि एटम प्लम पुडिंग मॉडल में नहीं रहता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में सारे सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैकेंट स्पेस, एटम के मुकाबले न्यूक्लियस काफी छोटा है। और रदरफोर्ड ने जब यह सारी बात समझ ली तो वंस अगेन रदरफोर्ड के आगे अब चैलेंज था, वो यह नाउ हाउ टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द मॉडल ऑफ एटम। वंस अगेन रदरफोर्ड ने कहा डेफिनेटली देयर होल्ड सिमेट्री इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में समानता है, सिमेट्री है, यूनिवर्स की बॉडीज, यूनिवर्स के सिस्टम एक जैसे बिहेव करते हैं। जो जे थॉमसन ने कहा वो कोई गलत नहीं कहा, मगर जे थॉमसन ने जो सिमेट्री प्रिंसिपल है उसको गलत तरीके से देख लिया। जे थॉमसन ने सिमेट्री को कैसे देख लिया कि सन गोल, अर्थ गोल, मून गोल, तरबूज गोल। सिमेट्री को ऐसे मत देखो, सिमेट्री को ऐसे देखो, गोल सन के चारों तरफ गोल गोल प्लैनेट गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे देखो। स्फेरिकल सन के चारों तरफ स्फेरिकल प्लैनेट्स, स्फेरिकल सैटेलाइट्स चारों तरफ उसके घूम रहे हैं। सभी प्लैनेट के चारों तरफ कुछ ना कुछ सैटेलाइट्स घूमते हैं।
हमारा सोलार सिस्टम भी गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है। He got inspired from the solar system, the solar model। जिस तरह से सन सभी प्लैनेट्स को खींच रहा है और उस अट्रैक्टिव फोर्स के बावजूद भी प्लैनेट्स सन से अपनी दूरी बनाए हुए। कैसे बनाए हुए? वहां प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यह न्यूक्लियई भी इन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मगर फिर भी यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियई के साथ अपनी दूरी बनाए रखेंगे। कैसे बनाए रखेंगे? इस न्यूक्लियई के चारों तरफ घूमकर। इस तरह से यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियई के चारों तरफ घूम रहे होंगे। रदरफोर्ड suggested his model of atom। रदरफोर्ड ने कहा एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियई। Nuclei consist of all the protons and all the neutrons. This nuclei is negligible in size as compared to atom. Electron lie outside the nuclei. Electron revolve outside the nuclei. The spread of electron decides the size of atom. This atom is very large as compared to nuclei. यह सारी बातें रदरफोर्ड ने अपने मॉडल ऑफ एटम में कही और रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट करा। जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम सजेस्ट करा, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियई के चारों तरफ घूमते हैं। उसी समय नील बोर ने रदरफोर्ड के उस मॉडल ऑफ एटम में एक गलती निकाल दी और यह प्रूव कर दिया कि रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में कुछ गलती है। रदरफोर्ड ने जो कहा है, जैसा कहा है, वो सही नहीं है। और उसके बाद नील बोर ने एक सक्सेसफुल मॉडल ऑफ एटम दिया, बोर मॉडल ऑफ एटम। और उसके बाद हमने ढेर सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ भी रखा है। पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, केमिकल बॉन्डिंग में हम अपना पूरा ध्यान लगाकर रखते हैं न्यूक्लियई के चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, इन इलेक्ट्रॉन का नेचर, इन इलेक्ट्रॉन के साथ होने वाले फिनोमेना, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने अभी तक की केमिस्ट्री में, अभी तक की फिजिक्स में ढेर सारी यह बातें समझ रखी। अभी तक हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस न्यूक्लियई की तरफ। ये न्यूक्लियई क्या है, कैसा है, यह न्यूक्लियई कैसे स्टेबल है, यह न्यूक्लियई कैसे स्थिर है, किस तरह से इस न्यूक्लियई के अंदर सभी प्रोटॉन रह रहे हैं, इस न्यूक्लियई के अंदर न्यूट्रॉन का क्या रोल है, इस न्यूक्लियई में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यदि अनस्टेबल हो जाए, यदि वह अस्थिर हो जाए तो किस तरह के रिएक्शन देते हैं, उनके साथ क्या होता है। इस पूरे चैप्टर में हम अपना पूरा ध्यान लगाएंगे सिर्फ इस न्यूक्लियई की तरफ। हमें बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ते रहते हैं। इस चैप्टर में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे न्यूक्लियई के बारे में। इस न्यूक्लियई के साथ में फिजिक्स, इस न्यूक्लियई के साथ में केमिस्ट्री, इस न्यूक्लियई की मैथमेटिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे और न्यूक्लियर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। कहां से और कैसे न्यूक्लियई आया, सबसे पहले तो हमने यही बात समझी, उससे रिलेटेड एक इतिहास समझा